लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। फाइनली आज आखिरी लेक्चर होगा इसके, ठीक है, 3 लेक्चर्स पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं किसे हैं कि हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल कैसे किया जाता है, तो ये तरीका कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये रूल है कि हम इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। और इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर आपको याद कैसे होगा, इसके लिए सिंपल एक चार्ट हम बनाते हैं। 1s से लेकर 7s तक बना लें, उसके बाद 1 और 7 को छोड़ दें, 2p से 7p तक बना दें। फिर अच्छा यहाँ पर 6p तक भी आएगा और 6f और 7f भी आएगा। मतलब आपने 1 से लेकर 7 तक बनाया, फिर 1 को छोड़े, 2 से लेकर 7 तक, फिर 2 को छोड़े, 3 से लेकर 6 तक, फिर 3 को छोड़े, 4 से लेकर 7 तक लिख दिया। फर्स्ट कॉलम में S, सेकंड में P, थर्ड में D, नेक्स्ट में F। अब क्या करना है आपको, जस्ट इस तरह से आपको क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करके तमाम ऑर्बिटल्स को कट करना है। इससे क्या होगा, हमारे पास इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से ऑर्बिटल्स आएंगे। फर्स्ट ईयर में भी ये काम किया था आपने, सेकंड ईयर में भी किया था। फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती थी। सेकंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसके ग्रुप्स और पीरियड्स भी फाइंड आउट करने होते हैं। वो फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 का टॉपिक नहीं है, वो हम जब सेकंड ईयर चैप्टर 1 में वो डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑर्बिटल का फिल होगा कौन सा होगा, 1s, उसके बाद 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, इस तरह से टॉप से बॉटम आना है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर क्लास। लास्ट में 7f होगा, जस्ट 7d भी होगा ना यहाँ पे, जस्ट 6, अच्छा 5d 60, तो एक सेकंड यहाँ पर 7 है, ओके 7ds, ओके। अच्छा अब मिसाल के तौर पर लेट्स से हाइड्रोजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने कहते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा इसका 1s1, वेरी सिंपल। अगर हीलियम का कहा जाए तो क्या हो जाएगा 1s2, बस 1s2 से खत्म। अगर सोडियम का कहा जाए एटॉमिक नंबर 11, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p, 6, 3s, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है सबको करने, किस तरह से करते हैं, वेरी इजी, हर एक स्टूडेंट को आती होगी। यहाँ पर जो एक्सेप्शन आता है वो क्रोमियम और इसमें आता है, जैसे एक स्टूडेंट बता रहे थे अमीन है, यस आप बैक साइड अमान क्या है, क्या नाम है आपका, बिल्कुल बैक अमीन नाम है। तो आपने जैसे कल क्रोमियम और कॉपर का बताया था, तो वो यहाँ पर हमें आपको बता देगा। तो देखो डी जो ऑर्बिटल होता है ना, डी सबशेल जो हमारे पास होता है, डी सबशेल वो 2 स्रोतों में स्टेबल होता है। अगर उसको स्टेबल होना है तो 2 तरह से स्टेबल हो सकता है, इधर इट विल बी हाफ फील्ड और इट विल बी फुल फील्ड। या तो ये हाफ फील्ड होगा या तो ये फुल फील्ड होगा। अगर हाफ फील्ड होगा तो डी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर फुल फील्ड होगा तो डी पर 10। समटाइम्स ऐसा होता है कि डी पर फुल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, नीचे से s से एक इलेक्ट्रॉन लेकर डी को क्या कर देते हैं 4 से 5 कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है डी पर 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, डी चेक कर देते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये 2 तरह पर क्रोमियम में देखने में आता है आपको Cr24, क्रोमियम आ गया हमारे पास 24 एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 तक 20 हो जाता है, 20 यहीं तक हो जाता है, 20 तक तो आपको याद होना चाहिए। 4s2 पर पहुँचा 20 आ गया। अब उसके बाद 24 करना है, तो हमें क्या करना है, 3d लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4s के बाद 3d आ जाएगा और 3d पर 4 आ जाएगा, तो 24 हो जाएंगे। नाउ अब आप देख सकते हैं डी यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 आया हुआ है। अब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए डी को तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये क्या करेगा एस से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये 4s1 और 3d 5 हो जाएगा। दिस इज अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले जो लिखी हुई थी वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले वाली ग्राउंड स्टेट में थी और ये वाली एक्साइटेड स्टेट में, जब इलेक्ट्रॉन जंप किया है एस से डी की तरफ, ठीक है। सेम यही सिचुएशन आपको कॉपर 29 में देखना रहता है, बहुत फेमस एक्सेप्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज 1 है, तो पहले 20 तक तो पहुँच ही जाते हैं, 4s2 3d 9 हो जाता है, तो ऐसे होता है 4s2 3d 9। अब क्या होगा, डी को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो स्टेबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4s1 क्लियर है बात समझ आ रही। ये बस ये 2 एक्सेप्शन आपको याद रखने होंगे क्रोमियम और कॉपर के लिहाज से।
यहाँ पर हाफ फिल या फुल फिल हो जाता है, 4 से 5 या 9 से 10 हो जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज़ के आइंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको आनी चाहिए। आइंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेट्स से मैग्नीशियम +2 दे दिया आपको बच्चों 24, तो क्या इसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे? फिर 22 लगाने पड़ेंगे। +2 आइंस का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो इसमें 22 इलेक्ट्रॉन हमें बस लगाने पड़ेंगे। अच्छा, ये मैंने गलत लिखा है, 24 नहीं होना चाहिए, जिसमें भी 12, 24 का एटॉमिक मास होता है। अब 12 + 2 तो मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स 10 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 1s2, 1s2, 2s2 और 2p6 हो जाएगा। ये मैग्नीशियम +2। नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है बच्चों। N-3 एटॉमिक नंबर 7, कितने इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे। -3 का मतलब 7 तो थे, 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स लगाना। तो आइंस की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यकीनन आपको आती होगी। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो मसला आता है किसी को? क्लियर होगा, ठीक। ये एक सिंपल एक स्लाइड था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। आप जितने भी एलिमेंट्स के चाहो आप कन्फिग्रेशन कर सकते हो, और कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है इसका, बाकी नॉर्मल रेगुलर रूल्स फॉलो हो जाए। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रूल्स की बात करें ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो समटाइम्स वी अप्लाई सम रूल्स को अप्लाई किया जाता है। 4 रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के: पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, N+1 रूल, ऑप्को प्रिंसिपल और हुंस रूल। हुंस रूल का हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं, पूरा नाम है उसका, वंडरफुल हुंस रूल। 4 रूल्स होते हैं: पॉली, N+1, ऑप्को और हुंस रूल। अब ये चारों रूल क्या बताते हैं और किस तरह से इनकी वायलेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर, इसके बारे में डिटेल देगा। ठीक है, अच्छा यहीं पर बताएगा, तो एक ही स्लाइड के अंदर ताकि क्लियर हो जाए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। सबसे पहला रूल हमारे पास होता है ऑप्को प्रिंसिपल। सबसे पहले हम ये समझते हैं ऑप्को प्रिंसिपल। ऑप्को असल में जर्मन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। और ऑप्को का मतलब क्या होता है? बिल्डअप, तामीर होना, तामीर करना। ऑप्को प्रिंसिपल, ऑप्को इज नॉट द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, इट इज अ जर्मन वर्ड फॉर बिल्डअप। ऑप्को जो साइंटिस्ट या सॉरी ऑप्को जो प्रिंसिपल है, इसमें ये बात कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं किस अंदाज में? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। मतलब लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पहले फिल होते हैं, मोर एनर्जी वाले बाद में फिल होते हैं। हमने जो इससे पहले जो कंप्लीट चार्ट बनाया है ये वाला, ये असल ऑप्को प्रिंसिपल का ही चार्ट कहलाता है। यही ऑप्को प्रिंसिपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से फिलअप होते हैं, ये ऑप्को प्रिंसिपल कहलाता है। एक हमारे पास होता है N+L रूल। N+L रूल किसे कहते हैं? N और L के बारे में कल मैंने आपको बताया था। N और L, N इज कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। दोनों को प्लस करेंगे तो N+L वैल्यू कहलाती है। और यही बच्चों N+L वैल्यू असल में क्या बता रही होती है? एनर्जी बता रही होती है ऑर्बिटल से। N+L वैल्यू से आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बता सकते हो। N+L वैल्यू कहता है कि ऑर्बिटल फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू N+L या अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग N+L वैल्यू। इंक्रीजिंग N+L वैल्यू के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के अंदर फिल हो रहे हैं। क्या मतलब कम N+L वाले पहले फिल होंगे, जिसकी N+L वैल्यू ज़्यादा होगी वो बाद में फिल होंगे। कम वाले पहले और ज़्यादा वाले बाद में N+L। कैसे? हमने जो ये लिखा है ना, इस तरह से हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो बेटा ये ऑप्को प्रिंसिपल में जब लिखे होता है ना, ये असल में N+2 के लिहाज से भी होता है। अगर आप देखो तो आप सबकी N+L वैल्यू मैं आपको निकाल कर दिखाऊँ। इस वाले ऑर्बिटल की N+L क्या निकलेगी? इसकी L वैल्यू कितनी है बच्चे? बड़ा नंबर जो होता है वो L वैल्यू होती है 1। L वैल्यू कितनी होती है? कल बताया था, S के लिए 0, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। दीज आर द N वैल्यूज, एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज जो होल नंबर में होती है 0 से लेकर 3 तक होती है बस। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। सही है? तो 0 तो N+L कितना निकल गया? सबको लग रहा है 1 निकलेगा, जो है N+L वैल्यू। 2s के लिए कितना निकलेगा? N=2, L=0। कितने निकल गई? 2 निकल गई वैल्यू। यहाँ देखें 2p6 के लिए N की वैल्यू कितनी निकली? 2, और L कितना हो गया? P के लिए 1। तो N+L वैल्यू कितने निकल गई? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में चल रहे। यही ऑप्को प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू N+L रूल चल रहा होता है। और यहाँ 3s का मसला आएगा थोड़ा सा।
n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0। n प्लस l कितने निकले? अब हम कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 3s और 2p का मसला है, दोनों में 3 है। अब क्या करें? अगर टाई हो रहा हो, अगर दो ऑर्बिटल्स के n प्लस l वैल्यू सेम आ रहे हो, तो हम किस को पहले फिल करते हैं? विच हैज अ लोअर n वैल्यू, जिसकी n वैल्यू कम होती है उसको पहले फिल किया जाता है। दैट्स व्हाई 2p और 2s, 2p और 3s दोनों की n प्लस l वैल्यू 3 थी, लेकिन n वैल्यू कम 2p ऑर्बिटल्स के लिए तो 2p को पहले फिल किया। अगर n प्लस l वैल्यू सेम आ जाए दो ऑर्बिटल्स की, तो जिसकी कम n वैल्यू होती है उसको पहले फिल किया जाता है। बस हमारी अभी कंप्लीट आप सारे अगर आप करते जाओगे ना, तो सब n प्लस l के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट आपको सारे के सारे ऑर्बिटल्स दिखेंगे। ठीक है, तो ऑफ और n प्लस l में खास फर्क नहीं, ये एनर्जी बोलता है, ये n प्लस l बोलता है, दोनों बात है। क्लियर है? नेक्स्ट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये इसके बाद का बोलो। पॉली क्या कहता है? साइंटिस्ट है जिसका नाम था वोल्फगैंग पॉली, नोबेल प्राइज होल्डर है फिजिक्स में। वोल्फगैंग पॉली जो थे, उन्होंने बताया था, उनके दो स्टेटमेंट है, या इस प्रिंसिपल के दो स्टेटमेंट है। पहला, किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, पहली बात। और जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन रखेंगे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरी, किसी भी एटम में कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं हो सकता जिसके पास चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज एक जैसी आ जाए। कोई दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते किसी भी एटम में जिसके पास चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज एक जैसे आ जाए। मतलब प्रिंसिपल एजिमुथल मैग्नेटिक स्पिन, चारों एक जैसे नहीं हो सकते किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम के। इसकी मिसाल ले लो तो हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से समझाते हैं। बेटा देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हीलियम से समझ लो। हाइड्रोजन में तो एक ही एटम होता है, हीलियम। हीलियम के यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सब जानते हैं। एटॉमिक नंबर 2 है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक को हम E1 कह देते हैं, एक को हम E2 कह देते हैं। E1 और ये रहा E2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आएगी बता सकता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल जो शो करता है, तो सब दोनों एक ही शेल में, तो दोनों के लिए 1 1। और फर्स्ट शेल में कल बताया था मैंने कौन सा सब शेल होता है? सिर्फ एक ही सब शेल होता है, S, और S के लिए n वैल्यू कितनी होती है? 0। दोनों के लिए 0 होती है, दोनों ही S ऑर्बिटल में होंगे, S सब शेल में होंगे। और ओरिएंटेशन भी एक ही होती है S ऑर्बिटल के अंदर, जिसको 0 ओरिएंटेशन का नाम दिया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। बट एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। एक की प्लस हाफ निकलेगी और दूसरे की माइनस हाफ निकलेगी। इससे ये साबित हुआ कि दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 क्वांटम नंबर वैल्यू से सेम आ रही है, और चौथी लास्ट में अलग आ रही है। तो यही पॉली कहता था कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर। चारों जोड़ी क्वांटम नंबर के सेम नहीं आ सकते, 3 तक तो जा सकते, चौथा लास्ट में। इसी वजह से किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। मान लेते हैं अगर यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी में आ जाता, तो ये तीनों वैल्यू सेम आ जाती। और अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है, या तो हमें प्लस हाफ अलॉट करना होता है, माइनस हाफ अलॉट करना होता है। तो किसी भी दो की चारों एक जैसी हो जाती है, या इस E3 की E1 जैसी हो जाती है, E2 जैसी हो जाती है। ये तो गलत हो जाता है। इस वजह से 2 से ज़्यादा हम डालते ही नहीं ऑर्बिटल किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के ऑर्बिटल। तो दोनों एक ही जैसी बात है। अगर पॉली ने पहली बात ये कही कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होंगे, और फिर अगली बात उसने ये कही कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, तो दोनों में बात एक ही जैसी। तो ये 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो इसलिए अगर चूँकि अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें एक क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। अब इसने कन्फिग्रेशन कैसे करके दिखाई, मिसाल के तौर पर जैसे कि नाइट्रोजन N प्लस L और ऑब्बो क्लास से क्या होता था? 1s2, 2s2, 2p3। अब पॉली ने बोला भाई ये क्या कर रहे हो, पी पर 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं? ऐसे नहीं आ सकते, पी पर 3 इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं। तो क्या किया जाए? उसने बोला डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बना दो। डीजेनरेट मतलब ब्रेक कर दो ऑर्बिटल्स, उससे मैंने उसने बोला भाई कि ऐसे बनाओ 1s2, 2s2 और 2p को कैसे ब्रेक करो? 2px, 2py, 2pc। अब दो करके लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा लिए, यहाँ लगा लिए। पॉली ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स को 2 से ज़्यादा फिल नहीं करना है। अगर 2 से ज़्यादा फिल करोगे तो दुश्मनी हो जाएगी।
तो फिर क्या करें भाई, पी में 3 लगाना भी है, तुम बोल रहे हो 2 से ज़्यादा फिल भी नहीं करना है, तो क्या करें? वो कहता है भाई इसको तोड़ दो, पी को तोड़ दो, पी एक्स पी वाई पी जेड में, फिर फिल करो 2-2 करके, हो जाएगा। बात तो वही है। अब हुंड्स रूल, एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हुंड ने कहा कि यार ये भी अभी भी गलत है। क्यों? उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त स्टेबल होते हैं जब वो या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल फील्ड हो। इलेक्ट्रॉन्स अगर सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन्स के पहले अनपेयर्ड फिल करना चाहिए, उसके बाद पेयरिंग करनी चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़ती है। कैसे? मिसाल के तौर पर देखो, हम यहाँ पी पर 3 लगाना था, पॉली ने क्या किया, पहले पी एक्स पर 2 लगाया, फिर पी वाई पर 1 लगाया। उसने बोला नहीं ऐसे नहीं करो। हुंड रूल कहता था 1s2, ठीक है, 2s2, अब 2p के तीनों ऑर्बिटल बना देते हैं, 2px 2py 2pz तीनों एक्सेस पर 3 इलेक्ट्रॉन लगा लो, px पर 1 लगा लो, py पर 1 लगा लो, pz पर 1 लगा लो। ये है हुंड रूल, जैसे आप बता रहे थे। अब ये ज़्यादा स्टेबल है मैंने इसके, तो बेटा देखिए एक करके। ऑपो ने बोला इंक्रीजिंग एनर्जी क्लास से फिल करो, n+l रूल ने बोला n+l इंक्रीजिंग क्लास से फिल करो, पॉली ने बोला भाई जैसे भी फिल कर दो, लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लगाना। हुंड बोला ठीक है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लगाना, बट ऐसा भी नहीं कर दो कि px py pz है तो पहले अगर 3 इलेक्ट्रॉन लगाना तो px पर 2 लगा लो और py पर 1, ऐसा नहीं करो, पहले एक एक करके लगाओ, px py pz पे। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो दोबारा वापस आ जाओ px, मतलब सिंगल करके। मिसाल के तौर पर 3 रूम्स हैं, अगर देयर आर 3 रूम्स इन अ होटल एंड देयर आर 3 पीपल, देयर आर 3 फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू लॉज इन द प्लेस, तो क्या करना होगा? अब 3 लोग हैं, ऐसे भी फिल हो सकते हैं सिंगल इस तरह भी फिलिंग हो सकती है 3 रूम में, बट और ये रूम तो वैकेंट रहेगी, तो बेहतर ये होता है पहले सिंगल वैकेंट किया जाए, देन उसके बाद डबल किया जाए। जैसे हॉस्टल्स में होता है डॉर्म रूम जिसको हम कहते हैं, उसमें जाहिर सी बात है पहले तो सिंगल फिलिंग करते हैं, फिर जब जगह सारी भर जाती है फिर उसके बाद डबल करते हैं, टू करते हैं। तो हमेशा पहले अनपेयर्ड फिल होगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। बात समझ आ गई? क्या बता रहा हूँ? अब इसमें एक चीज़ आपसे पूछ ले सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर वायलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे समझ में आएगा कि कौन सा रूल वायलेट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? 4 हमारे पास रूल्स हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 बाय 1। ऑपो प्रिंसिपल का वायलेट होता है जब कोई ऑर्बिटल बीच में से गायब हो, तो ऑपो प्रिंसिपल टूट जाता है। n+l रूल का वायलेट होता है जब ये तरतीब होता है ऑर्बिटल्स। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेट होता है जब किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और हुंड रूल का वायलेट होता है जब इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड फिल कर दिया जाता है बजाय अनपेयर्ड फिल करने के। देखो 2s2 2p6 कौन सा रूल वायलेट हुआ? ऑपो प्रिंसिपल 1s2 भूल गया है, चलो आप लगा दें 1s2 2s2 2p6। 1s2 2s2 2p6 3p6 3s2 क्या रूल आ रहा है? कौन सा रूल टूट जाएगा इसके अंदर? n+l रूल ब्रेक हो रहा है, ऑर्बिटल सारे, बट अरेंजमेंट में मसला है कि 3s पहले रहना चाहिए तो 3 भी बाद में n+l रूल वायलेट हो जाए। ठीक है, n+l रूल में क्या होता है कि ऑर्बिटल्स बेतरतीब हो जाते हैं। अगर आ गया टेस्ट में तो ये बताएं। रिकॉर्ड देखो 1s2 2s2 सॉरी 1s2 2s3 कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बिकॉज किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं। नाउ 1s2 2s2 2px 2py 2pz 2 2 0 कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पहले अनपेयर्ड फिल करना चाहता है। 4 इलेक्ट्रॉन आपको लगाने नहीं थे पी पर, तो कैसे लगाना था? एक 1 1 1 उसके बाद वापिस अनपेयर्ड फिल करना। क्लियर है मसला? बहुत इशूज, चारों रूल समझ में आ गए। ऑपो क्या कहता है, n+l क्या कहता है, पॉली क्या कहता है और हुंड क्या कहता है। अच्छा कुछ और हमारे पास डेफिनेशन है, एटॉमिक रेडियस, हाइड्रोजन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ा सा देख लें, बाकी आगे सेकंड में वो डिस्कशन आएगी। यहाँ डेफिनेशन बता दें। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? या तो आप ये कह लो कि एटम के सेंटर से लेकर उसके लास्ट एटम का डिस्टेंस, बट चूंकि सिंगल एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम इस तरह से कह देते हैं कि 2 होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का क्या करते हैं आप? हाफ करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक रेडियस।
half of the distance between the centers of two adjacent homodiatomic molecules is called atomic radius. तो दो डेफिनेशन, या तो न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक के डिस्टेंस, या दो एटम्स जो साथ में जुड़े हैं एक जैसे, उनके सेंटर्स के डिस्टेंस का हाफ। बात तो वही पड़ रही है, कान आप यहाँ से पकड़ो, घुमा के पकड़ो, आगे पकड़ लो, बात वही हो रही है। यहाँ से अगर इसके डिस्टेंस का हाफ भी कर दोगे तो वो यहाँ से यहाँ तक ही आया। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक के डिस्टेंस, या फिर दो जो एडजेसेंट एटम्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर रखे हैं, उनके दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस का हाफ। अगर आप उसको डी कह दो तो डी अपॉन 2 कह सकते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस वैसे कहलाता है, किसी को पता है व्हाट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड? दिस इज नॉट कंप्लीट दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। कोई भी बता सकता है? एनीबडी इन द क्लासरूम? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? इट इज नॉट एटॉमिक रेडियस, भी नहीं कहते हैं, ये नहीं बात कर रहा हूं मैं। यहां से यहां तक ये एटॉमिक रेडियस है। दिस इज बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है। दो एटम्स बॉन्ड बनाकर रहते हैं, मतलब दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है। चैप्टर 4 में आएगा। एटॉमिक रेडियस की यूनिट क्या होती है बच्चों? एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम का बताया तो कितने मीटर? 10 की पावर -10 मीटर। 0.5 to 9 तो हाइड्रोजन के एटम की रेडियस है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस की ग्रुप नहीं याद रखो। पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? क्यों इंक्रीज होगा? वजह क्या है? शेल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स। वेरी गुड। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? क्यों डिक्रीज होगा? शेल्स तो बराबर है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो श्रिंकिंग इफेक्ट आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए लिथियम और सोडियम में से बड़ा एटम कौन सा है? Na बड़ा है सोडियम, क्योंकि इसके पास 2 शेल, इसके पास 3 शेल है। ये सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में लिथियम छोटा है, सोडियम बड़ा है। लिथियम का एटॉमिक रेडियस कम है और इसका ज़्यादा है। सोडियम और सोडियम और मैग्नीशियम में पूछा जाए इन दोनों में किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा? मैग्नीशियम का ज़्यादा नहीं होगा, सोडियम ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का कम होगा। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कम हो रहे हैं। लेफ्ट से राइट में डिक्रीज है ना भाई, तो कम होना चाहिए। मैग्नीशियम छोटा होगा, सोडियम बड़ा होगा। किसी का भी निकाल सकते हैं सर? क्लियर? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आईपी भी कहते हैं, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। आपकी मर्जी, आप इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कह दो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह दो, या शॉर्ट में आईपी कह दो। आईपी की डेफिनेशन तो बता सकते हैं? व्हाट इज आईपी? आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं? लास्ट शेल ऑफ एटम। वेरी गुड, वेल डन। The minimum amount of energy which is required to remove an electron from the last shell of an atom is called ionization potential. It's called ionization potential. मतलब वो amount of energy जो हमें रिक्वायर होती है, किस लिए? लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ionization potential। जैसे मिसाल के तौर पर लेट्स से सोडियम के पास फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस से मेरे इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू प्रोवाइड इट some heat energy. What this heat energy does? It removes the electron from the last shell. ठीक है? तो क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस बन जाएगा, 2,8 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। ये जो हीट एनर्जी आपने दी, हीट एनर्जी क्या कहलाती है? कौन सी? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो एनर्जी जो किसी भी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। और ये कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक होगा, बिकॉज हीट दे रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रही है। डेल्टा एच की वैल्यू, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव एक्सोथर्मिक के लिए होती है, पॉजिटिव आती है एंडोथर्मिक चेंज के लिए। दिस दैट इज राइट। नाउ अच्छा, ये देखें जरा कि अब इसके ट्रेंड्स क्या होता है। अच्छा, यूनिट पहले बता दें, यूनिट्स क्या होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल की? एसआई सिस्टम में किलो जूल पर मोल। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? सीजीएस में कोई भी बता सकता है? किलो कैलोरी पर मोल। एसआई सिस्टम में क्या है तो किलो जूल पर मोल, सीजीएस में क्या तो किलो कैलोरी पर मोल। वैसे ज्यादातर किलो जूल पर मोल लिखा जाता है।
और समटाइम्स हम किलो कैलोरी पर मोल लिख रहे होते हैं। अच्छा अब आ जाओ ग्रुप ट्रेंड, रिवर्स होगा बिल्कुल एटॉमिक रेडियस का, रिवर्स हो गया तो ऐसी समझ में आ गया। टॉप से बॉटम करेंगे तो क्या होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्यों डिक्रीज होगा? मुझे बता सकता है कोई? क्या बता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डाउन होती है, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करना बड़ा आसान होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने, लेस एनर्जी देते। लेफ्ट से राइट में क्या कॉन्सेप्ट होगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों हो जाएगा? बिकॉज एटम का साइज कम हो रहा है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लिए बाहर निकालना मुश्किल होता है। समझ में आ गया इंपोर्टेशन? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है बच्चों? थर्ड वाला, ये दोनों हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस, वेल डन। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी भी एटम में, उसके लास्ट सेल में, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है। जितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी एनर्जी है, हीट एनर्जी बट ये रिलीज हो रही है। एग्जाम्पल नहीं तो Cl 2,8,7, यही है Cl। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 17 होता है एटॉमिक नंबर क्लोरीन का। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है हमेशा जब भी एंटी बॉन्ड बनाता है। इसने गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन और बन गया Cl माइनस 2,8,8, ऐसे ही हुआ। और इस दौरान क्या होगा? खूब सारी हीट एनर्जी निकल जाएगी इसके अंदर से। हीट एनर्जी विल इन्वॉल्व, दिस हीट एनर्जी विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है। डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव पे नेगेटिव, अब नेगेटिव, ठीक है। और जो ट्रेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का होता है वही ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है। टॉप से बॉटम डिक्रीज हो रहा होता है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रहा होता है, सेम रीजन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको डिफाइन कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को निकालना। यस, Amano is right now. The power of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity. उर्दू में एटम की वो ताकत जिसके जरिए वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। शेयर पेयर जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, H और Cl में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। This is hydrogen, this is chlorine, and this is the shared pair of electron, in which both the atoms share one electron with each other. That's what is called single covalent bond. अब ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम चाहकर की तरफ खींच रहे, कौन ज्यादा खींच पाएगा इसका फैसला करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन के 2.1, क्लोरीन के 3.0, ज्यादा पावरफुल क्लोरीन है शेयर पेयर खींचने के लिए। शेयर पेयर खींचेगा अपने पास, चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, पार्शियली आ जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। तो दिस पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयर पेयर को खींचने की ताकत। इसके बारे में एक साइंटिस्ट है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग ने इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म को बताया था, बहुत मशहूर साइंसदान है लिनस पॉलिंग। और इन्होंने बनाया था पॉलिंग स्केल, और इस पॉलिंग स्केल के अंदर उन्होंने फ्लोरीन को सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे दी थी। कितने दी थी फ्लोरीन को वैल्यू? 4.0। और सबसे कम किसको दी थी? सीजियम को 0.7। और इसके और बाकी जितने भी एलिमेंट है periodic टेबल में 116 एलिमेंट बच गए, 118 में से 2 रहा लिख दिए तो 16 बच गए। उन सबको इसके बीच की कोई वैल्यू दे दी। वो जस्ट इसलिए कहते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे रिलेटिव नंबर है, रेशो है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नो यूनिट, हमने एटॉमिक रेडियस यूनिट पढ़ा एंगस्ट्रॉम, इन दोनों की पढ़ा किलो जूल पर मोल, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपने जिंदगी में कभी यूनिट नहीं लिखी हो। इट हैज नो यूनिट, क्यों? बिकॉज ये रिलेटिव टर्म है, रिलेट करें, कंपैरिजन करना सीखते हैं बस। इस दोनों के बीच में सारे को कंपेयर किया जाता है, और लिनस पॉलिंग साहब ने किया था। ट्रेंड सेम वैसे ही है, टॉप से बॉटम आएंगे तो डिक्रीज होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा। बस एक ट्रिक के लिए याद रखो कि एटॉमिक रेडियस का रिवर्स होने वाले हैं। टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, बाकी तीनों चीज़ें कम होती हैं। लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस कम होता है, बाकी तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। क्लियर है? मसला सारे डेफिनेशन समझ आ गई है। इसके ग्रुप ट्रेंड जब हम करेंगे तो वहाँ बड़ा काम आएगा। इतना भी कर लोगे तो अच्छे खासे एमसीक्यूज हो जाते हैं। इतनी बातों को लेकर समझ लिया आपने। हाँ, थोड़ा सा एक दो रीजंस पे आ जाते हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। सही मिसाल के तौर पे जैसे
हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस की 0 होती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्टेट पहले कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, दैट्स वाई 0। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज़्यादा मुश्किल ऑक्सीजन से, ऐसा क्यों? वही बता दो, बताओ। यस, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी। ठीक है, 100 में 100 ले आ रहा तो सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं लाना है, पाकिस्तान में भी लाना है। अच्छा, नाइट्रोजन क्यों लाता है? क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो आखिरी में क्या होता है, px1, py1 और pz1। हुंडसुन में पढ़ा था कि ये तरीका ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑर्बिटल्स उस वक्त स्टेबल होते हैं जब वो हाफ फील्ड होते हैं चाहे फुल फील्ड होते हैं। और यहाँ पर आपको क्या नाइट्रोजन की हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिली होती है लास्ट में, जबकि अगर ऑक्सीजन की करेंगे तो ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो ये डबल हो जाएगा आपके px में। इसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है उनके इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होता है। दैट्स वाई नाइट्रोजन की नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ये एक्सेप्शन है ट्रेंड में। बात समझ आ रही? क्या बताओ इसमें मसला क्लियर है? बात समझ आ रही है? होना क्या चाहिए थी भाई? शायद देखो दोबारा से यार देखो थोड़े टेन बताएगा। देखो बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आईपी क्या हो रही है भाई? इंक्रीज हो रही है। क्यों? चूंकि शायद छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो 100% स्ट्रेंथ से ये साबित होना चाहिए कि नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए ना नाइट्रोजन से, लेकिन होता नहीं है। नाइट्रोजन की आईपी ग्रेटर देन ऑक्सीजन होती है। क्या वजह है? यहाँ पर एक एनोमलस बिहेवियर शो रहा होता है। वजह ये है कि जब हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नाइट्रोजन 7 होता है, जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3, डायरेक्ट 3 लिख दो भाई, 2p3 हाफ फील्ड है, स्टेबल है। ऑक्सीजन की कर लेते हैं सर, ऑक्सीजन का करके दिखाए, लिख लीजिए 1s2 2s2 2p4, क्या हाफ फील्ड है? नहीं, बस नॉन स्टेबल है। वो स्टेबल होकर उनके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तभी नाइट्रोजन के ज़्यादा ऑक्सीजन। तो मसला यहाँ पर बेटा दो तरह के इफेक्ट्स हैं, सीमैन इफेक्ट या सीमान पढ़ते हैं उसको, नॉट सीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ये मिचेल स्टार्क नहीं है, वो एक प्लेयर है था, बॉलर था। दिस इज स्टार्क इज अ साइंटिस्ट और सीमान इज अ साइंटिस्ट। सीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। सीमान इफेक्ट क्या है? डिस्क्राइब्स द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ एन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जबकि स्टार्क इफेक्ट क्या है? Stark effect is the splitting of spectral lines observed when the radiating atoms and molecule are subjected to a strong electric field। मेरा समझना है। देखो जब हम स्पेक्ट्रा बना रहे होते थे ना, कल सवाल है, जब हम कल स्पेक्ट्रा बना रहे होते थे ना, तो स्पेक्ट्रा में हमने पढ़ा था कि कुछ लाइन्स आ जाती हैं, मतलब इस तरह से कुछ लाइन्स आ जाती हैं, ऐसे होता है। बट ये लाइन्स में जो बहुत करीब होती हैं तो ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमको क्या करते हैं, सब्जेक्ट कर देते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, ये लाइन्स दूर हो जाती है, तो इससे आराम से ऑब्जर्व हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सीमान इफेक्ट। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो और ये स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व होना शुरू हो जाए तो दिस विल बी सीमान इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या है? आप बजाय मैग्नेटिक फील्ड के कौन सी फील्ड अप्लाई कर दो? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो उसको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से भी दूर हो जाती है, फिर उस सूरत में यह कौन सा इफेक्ट है? स्टार्क इफेक्ट। बस ये याद रखना है कि सीमान इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल। एस से स्टार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस तरह सब याद रखना है, नीचे की जैसे छोड़ दें बात की। सही है, क्लियर? ये बस PMC के मतलब MD कैट में आ सकता है, तो मैंने बता LED में नहीं आएगा वाला, तो LED वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी मसला। अब MCQ सॉल्व कर लेते हैं। 3 लेक्चर हो गए अच्छे खासे, अब इतना तो आ जाना चाहिए कि MCQ हो जाए, है ना? अब तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। बेटा बोलो, द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन डैश। पॉजिटिव रेज की नेचर डिपेंड करती है किस पे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस, ऑल ऑफ द अबव। यस, Hafiz, you are right. Hafiz is right now. The nature of the residual gas, जो हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज गैस पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव रेज है, एनोड रेज है, वो हमेशा गैस पर डिपेंड करते हैं। तभी ई वाइड रेशियो सबका अलग आता है, डिफरेंट आता है। ऐसे बताया था डिटेल में।
The velocity of photon is dash. Independent of its wavelength, depends on its wavelength, equal to square of its amplitude, depends on its source. Photon की velocity depends on the source. यार ये कोई फॉर्मूला याद है किसी को? तो बता वेलोसिटी डिपेंड लैम्डा पे कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे भी कर रही है। और लैम्डा क्या होता है? डिपेंड कर रही है। V इक्वल टू F लैम्डा याद है, फिजिक्स में होता है, बहुत बेसिक डेफिनेशन। रदरफोर्ड मॉडल ऑन एटम फेल दिखा। रदरफोर्ड का मॉडल एटम का क्यों फेल हो गया? 4 ऑप्शन। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हुआ? तो आंसर बता दे इसका करेक्ट। ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी कह रहे हैं वो करेक्ट है। इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब क्या था कि देखो डाटा डिड नॉट हैव अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा तो नहीं था, उसमें ऐसा नहीं बताया था। थर्ड है इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। नेक्स्ट है देयर इज एक्चुअली नो स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी बात हुई। फेल हुआ था इस वजह से कि ये नहीं बताता था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर रदरफोर्ड ने बताया था कि प्रोटॉन सारे एक साथ छोटी सी जगह पे कंबाइन है। छोटी सी जगह है, छोटा सा एरिया है न्यूक्लियस, जिसके अंदर सारे प्रोटॉन्स जुड़ के हैं, मिलके हैं, साथ में है, कंबाइंड है। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करते हैं? दूसरे को रिपल करते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि इतनी छोटी सी जगह पे सारे पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ जाते हैं? ताकि फिजिकल रूल्स के लिहाज से उनको भाग देना चाहिए बाहर। वजह क्या होती है वो उसने नहीं बताई थी। वजह आगे जेम्स चैडविक ने बताई थी जब उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन के बारे में कहा जाता है कि न्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियर ग्लू। न्यूट्रॉन सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे फिजिक्स में, बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक, चैप्टर 18 या 19 होगा फिजिक्स का, कि न्यूट्रॉन असल में न्यूक्लियर ग्लू होते हैं जो प्रोटॉन्स को चिपका के साथ में रखते हैं। यही न्यूट्रॉन का फायदा है न्यूक्लियस में होने का। वो तमाम प्रोटॉन्स को साथ में बाइंड करके रखते हैं। वो गम या ग्लू या बोन की तरह उसको आप समझ। न्यूट्रॉन का मेन काम ये समझ आगे बच्चे। थर्ड नेक्स्ट है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय डैश। बोहर का एटॉमिक मॉडल किसने गलत साबित किया? किसने? हाइजेनबर्ग का सेकेंडरी प्रिंसिपल। वेल डन। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट्स व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डैश। ये अभी बताया था स्टार का इफेक्ट। देखो पंजाब बोर्ड में आता है स्टार को सीमा इफेक्ट। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डैश। जोर से बोलो। इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कब से इलेक्ट्रॉन? नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। ग्राउंड स्टेट में नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया भाई? इन द न्यूक्लियस कैसे हो सकता है? क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p। 2p ऑर्बिटल्स हैं, n और l की वैल्यू बताइए सारे। a b c d क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन n equal to yes right done. First option is the correct one. Next, orbitals having same energy are called dash. px, py, pz ये कौन से ऑर्बिटल्स कहलाते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लगाते हैं, ये जो है वो गलत हो जाता है। इट विल नॉट बी करेक्ट, इट विल बी द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट है व्हेन 60 ऑर्बिटल इज अरे भाई सही है 70। चलो ठीक है, पंजाब बोर्ड मतलब आपके लिए इजी था, इतना मुश्किल था। 10 ही एमसीक्यूज थे 10 के। फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज देखते हैं। फॉर विच स्पीशीज बोहर थ्योरी डज नॉट अप्लाई। इनमें से कौन से एटम के लिए बोहर की थ्योरी अप्लाई नहीं होगी? हीलियम के लिए नहीं होगी। हीलियम तो है ही नहीं इसमें। He+ इसकी बात कर रहे हो आप? नहीं, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे He+ के? इस पे अप्लाई हो जाए। यू आर रॉन्ग।
Vanadium, yes, that guy is right. Vanadium belongs to 2s group. It has 2 electrons in the last shell. And Bohr's atomic model is only applied to those atoms which has 1 electron in the last shell. तो vanadium पे 2 होते हैं, बस ये गलत हो गया, बाकी सब के लास्ट shell में होते हैं. From the discharge tube experiment, it is concluded that discharge tube experiment से हमें क्या पता लगा? Mass of proton, dispersion, matter content electron, nucleus contain positive charge, positive rays are heavier than protons. Yes, Basil Usman is right. B, matter content electron. Discharge tube से चारों में से हमें B वाली बात पता लगी. When an electron of charge E and mass m moves with velocity v about the nuclear charge Z E in a circular orbit of radius r, the potential energy of electron is given by. अच्छा देखो, ये डेरिवेशन से निकला है, हमने डेरिवेशन की नहीं है वो, मैंने डायरेक्ट उसके रूल बताया था. जब हम डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ बताते हैं कि एनर्जी टोटल, जो एनर्जी टोटल एनर्जी है वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी का हमने यहाँ पर ले लिया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है दिस विल बी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या mgh लेंगे तो आवाज आ रही है mgh की. कभी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं लिया जाता. क्यों? आवाज आ रही है कैसे? ग्रेविटी की आवाज. यस भाई, mgh सिर्फ उन पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है जो जिनका ग्रेविटी पर इन्फ्लुएंस हो, या ग्रेविटी जिन पर असर करती है. इलेक्ट्रॉन्स पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, तो mgh से नहीं बनाते. फिर हम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसकी बात करते हैं. आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर चैप्टर 12 में पढ़ा होगा आपने. पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कैसे मालूम करते हैं? फॉर्मूला पता है? 2 पॉइंट चार्जेस हैं भाई, इनके बीच में एनर्जी कौन है? पोटेंशियल एनर्जी बतानी है. यस, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R. R स्क्वायर नहीं, स्क्वायर डाल दोगे तो पहले फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोसिटी, कूलम्स लॉ. तो K Q1 Q2 अपॉन R यहाँ पर, और माइनस में हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन के लिए, तो माइनस दैट इज स्क्वायर अपॉन R. दिस बी विल बी आंसर. ये डेरिवेशन से आया है, हमने डेरिवेशन किया नहीं था तो इसलिए आप लोग फंस सकते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अबाउट शेल्स ऑफ एन एटम. किस कौन शेल के बारे में बताते हैं? Yes, Aves is right. Well done. Principal quantum number tells you about the number of shells. That guy is also great, and he is responding very rapidly. Next है electronic configuration of species m plus 2 is this. Electronic configuration लिख दी है m plus 2 की, and its atomic weight is 56. Atomic weight 56 लिखा. Number of neutrons in the nucleus of species. Neutrons कितने होंगे इसके अंदर? तो बेटा न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? a minus z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और मास नंबर इसका क्या दे रहे हैं? 56 दे रहे हैं. माइनस करना है किससे? एटॉमिक नंबर से. एटॉमिक नंबर आपको कहाँ से पता लगेगा? अच्छा पहले यहाँ देखो, पहले 6 6 12 14 20 22 24. क्या एटॉमिक नंबर 24 होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन तो 24 है बट प्रोटॉन 24 नहीं होंगे भाई, 2 निकले में. 24 प्लस 2 26. तो असल में इसका एटॉमिक नंबर होगा 26. तो 56 माइनस 26 माइनस 56 माइनस 26 प्लस 1 मिनट प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं. तो 1 मिनट 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर ही कन्फिग्रेशन आ रही है. प्रोटॉन तो उसमें 2 ज्यादा होंगे ना भाई. m प्लस 2 मैग्नीशियम की अगर बात कर लेते हैं, Mg प्लस 2, मैग्नीशियम के पास Mg12 होता है. प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 12. इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 12. अगर प्लस 2 लगा दें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अगर पूछे कि बताएं Mg प्लस 2 में इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं? 12 होंगे ना. तो ऐड करना पड़ेगा 2 को. यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है, प्रोटॉन्स कितने होंगे? 2 और ऐड करना पड़ेगा. तो ये प्लस 2 आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बता रहा होता है. प्रोटॉन के बारे में क्यों ऐड करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन के जरिए निकालते हैं. सही है, तो लास्ट ही ऑप्शन हो गया. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं बट ओनली फॉर न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल एटम के लिए. और अगर आयंस आ जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं. अभी तो प्लस और माइनस जनरेट हो रहा होता है. क्लियर हो रहा है ना ये बात? तो वो बहुत बेसिक बात हो जाएगी. फिर मैं सोडियम का एटम बना कर बताऊँ +1 क्यों आ रहा है, ये सबको पता क्यों आ रहा है. फिर 10 उसमें 11 पॉजिटिव चार्ज होता है और 10 नेगेटिव चार्ज होता है, तो +1 चार्ज है. Which of the following configuration is not correct according to Hund's rule? Hund's rule के लिहाज से ABCD में से चारों इनकरेक्ट कौन सा है?
करेक्ट, सी इनकरेक्ट है, इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट है। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डाले तो एक करके डाले, अनपेयर करना पड़ता बिल्कुल। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी मसला है, यहाँ 4 कैसे डाल सकते हैं? 1 2 3 वापस आके 4 करनी पड़ती। बी भी हो सकता है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं। आप 2 इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं तो 1 और 1 2 से तो लगा। अगर ये एक साथ ऐसे लगा लेते तो बेहतर होता। सही बात है। हाँ एक का दूसरा आदमी तो मिल रहा है तो तुम्हें मिल जाएगा। बहुत अलग बात है, रूल के खिलाफ चलाएगा बच्चे, रूल के बहुत खिलाफ। ठीक है, अच्छा थोड़ा जवाब दे, लेकिन थोड़ा ऐसे सही आप पूछ रहे हैं क्योंकि आपने सही कहा। जो गलत जवाब दे उसका नाम नहीं लूँगा। ठीक है, ये बात बता। तो गलत सवाल करने वाले वहाँ सही जवाब दोगे तो नाम भी बोलेगा उस बच्चे ने सही जवाब। गलत में वो एक बच्चे नहीं 35,000 बच्चों के सामने चल रहे, इसलिए आप किसी ने बोला कि उसको क्या हो, आप नहीं बताना किसी को कुछ बोला। नेक्स्ट, क्योंकि जीरो नहीं लग सकता, बच्चे जीरो लग के आगे नहीं बढ़ता, हमेशा फिल करते हुए जाते। और वो प्रिंसिपल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना पहले लोअर में फिल होंगे फिर हायर में फिल होंगे, कभी भी लोअर को जीरो करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। रूल है, समझ आ रही बात? डोंट माइंड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, गलत स्टेटमेंट होगा। ठीक है, चलिए रूल है, राइबर कांस्टेंट एंड वेव नंबर हैव सेम यूनिट। यस, दोनों की सेम होती है, सेंटीमीटर इनवर्स दोनों की सेम आ जाएगी। राइट, आरएच की भी सेम होती है, वेव नंबर की भी सेम होती है। डायमंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अकर्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। सही है, बिल्कुल अल्ट्रावायलेट डायमंड में होता है, परफेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट पर h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, बिल्कुल सही है। चौथा ही गलत हो रहा है। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 2 नहीं, ये नहीं होता है ना, 0.529 होता है। अगर सेंटीमीटर में बताओगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। ये गलत आंसर है। Which one of the following is not isoelectronic pair? Isoelectronic मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स। किस पेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है? चारों ए बी सी डी इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। ए में चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम का होता है 10 और 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2 निकल गया तो 10। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2 निकला, ये कहाँ हो गया, कहाँ से इलेक्ट्रॉन से है? गलत बता रहे हो। ये आंसर है। अच्छा, नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सॉरी। अच्छा ठीक, बाकी सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सॉरी आई वाज रॉन्ग इन दैट। यही नहीं आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बाकी सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। सही इट वाज माय मिस्टेक। नेक्स्ट, द थर्ड लाइन इन बार्बर सीरीज corresponds to an electron transfer between which Bohr orbit in the hydrogen। जब बार्बर सीरीज की लाइन होती है तो कहाँ जंप होता है? सेकंड पे। 5 to 2, 4 to 2। Third line in Balmer series corresponds to a diamond Balmer। थर्ड लाइन तो बाबर में तो हायर से किसी पर भी आकर सेकंड पे आता है, तो ये तो 5 से 2 यहाँ पर भी और 4 से 2 भी हो सकता है बेटा। थर्ड लाइन यहाँ पर कह रहे हैं बाबर सेंस, ये हमारे सिंपोर्ट में नहीं होता इस लाइन का कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर क्या बता रहे हो? 5 से 2, तो सेकंड लाइन जनरेट हो रही होती है 5 से 2। सही। अच्छा, अब इसके बाद पास पेपर के कुछ एमसीक्यू नहीं है, थोड़ा सा ब्लरी होते हैं, तो कोशिश करना कि जब मैं बताऊँ तो उसको समझना। इसका आंसर्स लिखे होते हैं, बस ये एक तरह से रिव्यू हो रहा होता है इसके अंदर, ठीक है? आंसर्स लिखे हैं इसमें। Whose E-Bime ratio resembles that of electron? किसकी E-Bime ratio इलेक्ट्रॉन की तरह होगी? बीटा रेस की क्यों होगी? बीटा रेस इलेक्ट्रॉनिक नेचर रखते हैं, दैट्स व्हाई बीटा रेस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, दैट्स व्हाई उनका चार्ज टू मास रेशियो सेम होगा इलेक्ट्रॉन्स पर बीटा रेस। नेक्स्ट है द ions X+ contains 23 particles in the nucleus and 10 electrons outside the nucleus। 23 पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर और 10 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से बाहर। What does the nucleus of the ion X+ contain? बताओ X+ जो आयन है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है? मैं इसको एटॉमिक उसके लिहाज से देख रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं।
ये मेरे लिए अच्छा सोडियम देखा जाए, ठीक है सर। मास नंबर उसी का होता है और प्लस वन चार्ज बना हुआ तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हो गए सोडियम के अंदर? प्रोटॉन 11 हो गए और न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं, 12 हो जाता है, 11 12 सही डायरेक्टली हो जाएगा बिना कोई सोल्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैमा पार्टिकल? कौन से नहीं है? दे कैरी नो चार्ज, ये प्रॉपर्टी होती है। दे कैन पेनिट्रेट एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर। तो पेनिट्रेट तो कर जाएगी, ये कैसी बात है, लेट गो ये कर जाती है, लेकिन ये भी नहीं। दे आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सही बात है। दे हैव अ मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। मास होता ही नहीं है इसका, 0 होता है, अल्फा नहीं होता है। यस, ये समझ में आएगा करेक्ट स्टेटमेंट क्या? अच्छा, ये आंसर मिलने का सही लगेगा, गलत भी हो सकता है, मेरे को अपने लिहाज से सोचो। अल्फा ये क्या होते हैं? सिंगल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सिंगल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, डबल नेगेटिवली चार्ज, डबल पॉजिटिवली चार्ज। हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है? 2 4। तो प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 2 होता है ना। हीलियम न्यूक्लियस +2 चार्ज होगा, डबल पॉजिटिवली चार्ज होगा, +2 चार्ज आ जाएगा, जो 2 प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, ऐसे ही है। तो हीलियम अल्फा पार्टिकल की जो नेचर होती है, पार्टिकल नेचर वो हीलियम होती है, हीलियम न्यूक्लियस। विच इज द लाइटेस्ट अमंग द फॉलोइंग? सबसे हल्का कौन सा इनमें से? एटम ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। बेटा मैं देखो, मैं इसको इस तरह से बता दे रहा हूँ, सारे एक साथ बता रहा हूँ, क्या बोले किसी और तरह से आंसर बता रहा। तो बहुत सारे देखो, सबसे हल्की चीज़ है फोटोन, या सबसे हल्की चीज़ है क्वांटम या क्वांटम। इनका मास कितना होता है? इनका मास इक्वल टू 0। इसका मास, अच्छा इसके बाद अगला इससे थोड़ी भारी हैवी, इससे भारी जो चीज़ केमिस्ट्री के अंदर है वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.11 10 की पावर -31 kg। और यही बीटा रेस नहीं है, तो बीटा रे और इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन से थोड़े से भारी स्पीशीज कौन से हमारे पास है? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आ जाएगा, प्रोटॉन का गैमा रेस भी यहाँ पर लिखते हैं। गैमा रेस का तो मास 0 ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाद उससे भारी चीज़ है प्रोटॉन है। प्रोटॉन, प्रोटॉन भी कह सकते हैं इसको हम, और भी नाम बता रहा हूँ। 1.67 10 की पावर -27 kg प्रोटॉन भी कह सकते हैं, पॉजिटिव रेस भी कह सकते हैं, और एनोड रेस भी कह सकते हैं, कैनाड रेस भी कह सकते हैं। करेक्ट है, सारे नाम एक ही है। नहीं, प्रोटॉन को तो पॉजिटिव रेस भी कह सकते हैं, कैनाल रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब वो परफोरेशन से निकलते हैं ना तो कैनाल की तरह निकलते हैं, नहर की तरह निकलते हैं। प्रोटॉन से भारी हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, 1.76 × 10 की पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन से भारी हमारे पास होंगे कौन से रेस? अल्फा रेस। तो अल्फा रे हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस होता है 2 4 पॉजिटिव चार्ज। लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट, समझ गए? सबसे हल्की और सबसे भारी चीज एटम के अंदर जो है। क्वार्क्स की जब बात करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि क्वार्क तो इलेक्ट्रॉन से हल्का ही होता है, बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क, टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क, लेफ्ट क्वार्क, चार्ज क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क। क्वार्क की जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा डिफरेंट है, वो एटॉमिक लेवल के अंदर वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। बेटा देखो, हम जो पढ़ते हैं ना, आपको भले मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आप यकीन मानो ये बेसिक है। भले आपको लग रहा होगा सर क्या बात कर रहे हैं सर, इतनी मुश्किल चीज़, हम तो स्कूल में तो ऐसा नहीं पढ़ा, अभी तो ऐसी मुश्किल चीज़ें आप पढ़ा लेते हैं फास्ट। आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट ये बेसिक है, इंटरनेशनल लेवल पर ये बेसिक है, क्योंकि दुनिया में एटम पर इससे कहीं ज़्यादा काम हो चुका है। 56 मोर देन 56 पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर 56 तरह के पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें पॉजिट्रॉन्स भी हैं, न्यूट्रिनोस भी हैं, एंटी न्यूट्रिनोस भी हैं, म्यूऑन्स भी हैं, ग्रेविटॉन्स भी हैं, ग्लूऑन्स भी हैं, बोसॉन्स भी हैं, फर्मिऑन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, क्वार्क्स भी हैं, सब कुछ है। ये सब आप लोग पढ़ेंगे हाई लेवल पर जाकर। अगर पार्टिकल फिजिक्स में आप लोगों ने कहीं पर किसी ने पीएचडी किया, एमफिल किया, तब जाकर पढ़ेंगे। तो वो सब है। क्वार्क जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बाद का कॉन्सेप्ट है। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं 1934 1940 में आके खत्म हो जाता है। 1940 के बाद साइंस में क्या हुआ हमें नहीं पता, हमारी किताब नहीं पता। 1940 के बाद क्वार्क का कॉन्सेप्ट आया, क्वार्क का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया। अब आया हुआ स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी में स्ट्रिंग से बेस करते हुए सारी चीज़ें बनी हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू सारी चीज़ें बनी हैं। वो बहुत एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है और उसको देने वाले साइंटिस्ट अब भी जिंदा है।
कोरियन थे, मिचो काको उसका नाम है, तो वो कोरियन साइंटिस्ट है, उन्होंने वो थ्योरी पेश की, पॉपुलर। तो वो तो बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये जो असल में तुमने जो सवाल किया ना, जैसे कि अब हमने जो मॉडल पढ़ा ना श्रोडिंगर तक पढ़ा, देखो कैसे डाल्टन के बाद है थॉमसन, प्लम पुडिंग, रदरफोर्ड, न्यूक्लियर मॉडल, बोहर सोलर सिस्टम मॉडल, श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल, बस खत्म। अब श्रोडिंगर के बाद एक और मॉडल आया था, एंड दैट शुड बी द फेदर इन अवर कैप, एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड वाइनबर्ग सलाम मॉडल। I always say in my class this thing. This is the latest model after Schrodinger. Weinberg Salam model, and you know who is this Salam? He is Dr. Abdul Salam, and he belongs to Chang, Punjab, and he was the only Nobel Prize holder in physics in Pakistan. But unfortunately he was Qadiani, so we don't give him so much appraisal. ठीक है, तो वो अहमदी थे, इस वजह से उनको हम इतना ज़्यादा तारीफ नहीं करते, उनका नाम लिखते हैं। 9th क्लास की बुक नहीं चेंज हुई है। असल में हम पाकिस्तानी थोड़ा सा साइंटिस्ट के भी मजहब को देखते हुए हम उसको बता रहे हैं, नहीं होना चाहिए, होता है। 9th क्लास के अंदर जो बुक है, जो नई बुक आई है अभी 9th क्लास की, आपको पता होगा 9th क्लास में उनको न्यू बुक आई है, 6th की क्लास से, पुरानी वाली खत्म हो गई। तो उसमें नहीं नाम, उसमें उन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस का नाम लिखा है। सत्येंद्रनाथ बोस वॉज अ इंडियन एंड ही वॉज ऑल्सो नोबेल प्राइज होल्डर, बोसॉन पार्टिकल उन्होंने डिस्कवर किया था, बट अब्दुल सलाम का नाम उन्होंने कहीं नहीं लिखा। मतलब आप इंडियन का नाम आप लिख रहे हो, बट पाकिस्तानी का नाम आप नहीं लिख रहे, क्यों? बिकॉज ये वजह अहमदी। सो हम पाकिस्तानी थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट नेशन है, हम मज़हब देखकर फैसला करते हैं कि इससे मोहब्बत करनी है, इससे दोस्ती करनी है, इससे क्या करना है। मतलब मज़हब साइंस के अंदर कहाँ से काम आएगा? न्यूटन को भी नहीं पढ़ो तो कौन सा कलमा पढ़ता था, आइंस्टाइन ने कौन सा कलमा पढ़ा था, आप उनको भी नहीं पढ़ो। हम कौन से इनसे मज़हब ले रहे हैं, इनका मज़हब तो नहीं ले रहे ना, हम तो इनसे साइंस ले रहे हैं, साइंस यूनिवर्सल है सबके लिए। तो हम लेकिन ऐसा नहीं करते, एक ही साइंटिस्ट है उसको भी इज्जत नहीं मिलती किसी भी तरह से, जबकि इसी डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से इटली के अंदर सलाम इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स मौजूद है। इटली के अंदर, इटली का एक पूरे इदारा है इंस्टीट्यूट, सलाम इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, जो डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पर बना हुआ है। एक स्ट्रीट है पूरी वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल सलाम इंस्टीट्यूट के नाम से। और हमने यहाँ पर जो कायदा यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद में, उसमें जो फिजिक्स डिपार्टमेंट अब्दुल सलाम डिपार्टमेंट, उसका नाम चेंज करके अब्दुल कदीर खान से जो है वो डिपार्टमेंट रख दिया। मतलब अब्दुल सलाम डिपार्टमेंट का नाम ही काट के क्या रख दिया, वो अब्दुल कदीर खान डिपार्टमेंट। मतलब इतनी नफरत है। तो ये होना नहीं चाहिए, इस वजह से साइंस में पाकिस्तान बहुत पीछे जाता है, अपने साइंटिस्ट को कदर ही नहीं करते किसी भी तरह से। ये चीज़ है। यहाँ तक कि CERN, आपको पता है, ये जो मैं बता रहा हूँ 56 इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए हैं, 56 पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल डिस्कवर कहाँ होते हैं? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर में। बहुत बड़ी दुनिया की लेबोरेटरी है CERN, नाम सुना होगा आपने, CERN, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इट वॉज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। बहुत तो हम लोग बहुत बड़ी लागत से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके उसको बनाया गया। और वाइनबर्ग सलाम मॉडल ने जो डिस्कवरी की थी ना हिग्स बोसॉन की, उस पर काम होता है उसमें, हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी पर। और पूरे एशिया में पाकिस्तान इज द ओनली मेंबर ऑफ CERN। पूरे एशिया में पाकिस्तान वाहिद है जो CERN का एसोसिएट मेंबर है। क्यों? बिकॉज इसके जो साइंटिस्ट है डॉक्टर सलाम, उनके बताए हुए सोलों पर वहाँ पर काम होगा। दैट्स वाई पाकिस्तानियों को वो फ्री एंट्री देता है CERN के अंदर, बाकी किसी को नहीं पूछा, बट हमें पता भी नहीं ऐसा कुछ। तो मतलब बाकी दुनिया ने तो रिस्पेक्ट दी, हमने नहीं दी। ये वही दौर था ना कि जब हमने अपने सीना, इब्न हिसाम और इनकी किताबों को हटाया और अंग्रेजों ने लिया, तो आज वादे के नाम पीछे हो गए, अपने ही साइंस को हम पीछे कर गए। तो वाइनबर्ग सलाम मॉडल से वो क्वार्क थ्योरी वगैरह वो सारी चीज़ें निकल गई। वो बड़ा GUT इसको कहते हैं, ग्रैंड यूनिफिकेशन। तो वो डिटेल आगे जाओगे ना तो पढ़ोगे तो बड़ा एक प्राउड फील होता है जब हम बड़ी किताबें पढ़ते हैं। और वाइनबर्ग सलाम मॉडल में देखता तो मुझे खुशी होती है कि किसी एक पाकिस्तानी का नाम तो अच्छी जगह पर आ रहा है, साइंस की किताब ला रहा है। मतलब कौन से साइंटिस्ट, पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम आपने आज तक मिला? पहले मैं पढ़ता है चैप्टर 1 में कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, आगे कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं चलता। और देख करता है कलमा बनाया था मैंने, आगे कुछ भी नहीं बना, कोई डिस्कवरी तो नहीं की ना। ही वॉज ए मेंटर, ही वॉज नॉट अ डिस्कवरर। डिस्कवरर होना बहुत बड़ी बात होती है, वो साइंटिस्ट होता है। तो सलाम अब्दुल कदीर खान साइंटिस्ट नहीं थे, ही वॉज जस्ट एनाटॉमिक इंजीनियर जिन्होंने कलमा बनाया। वो भी फॉर्मूला, और पहली बार फॉर्मूला बनाया था तो भी हम समझ जाते हैं, उन्होंने फॉर्मूला भी पहली बार खुद नहीं बनाया था, वो तो बाकी साइंटिस्ट कर सकते। लेकिन हमें नहीं पता कि किसको रिस्पेक्ट देंगे और किसको नहीं देंगे, हम डिफरेंट चीज़ है। ये पाकिस्तान का इंडिया के रिसर्च में पाकिस्तान सबसे डाउन में आता दुनिया में। आप देखो पिछले 10 सालों में कोई रिसर्च पाकिस्तान के अंदर 0, डबल 0। वजह यही है, आज के बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तभी हमारा साइंटिस्ट को नहीं बनना पाता। किसी ने कहा सर मुझे BS करना है फिजिक्स में, मुझे BS करना है केमिस्ट्री में, सर मैं एटॉमिक साइंटिस्ट या सर मैं फिजिक्स मैं कोई इस तरह का साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। क्यों नहीं बनेंगे? पाकिस्तान सपोर्ट ही नहीं करता।
बन गए, मान लो कर लिया। अब साइंटिस्ट को क्या चाहिए होता है? बजट। उसको चाहिए होता है पैसे रिसर्च करने। वो घर बार छोड़ के लैब में बैठा है ना, उसी लिए फैमिली को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ये सब करना चाहिए, उसको पैसे देने चाहिए। जो उसको एक्सपेरिमेंट खरीद रहे हैं, ऑपरेटर्स खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको प्रोवाइड करे। हमारी गवर्नमेंट नहीं करती, फंडिंग नहीं मिलता है रिसर्चर्स को। क्या रिसर्च होने पास बीच में सारे पार्कों में देखो हजारों रिसर्च आते हैं, बीच में खत्म हो जाते हैं। हाँ बस चाइना कंप्लीट करके देता है उसको। क्या बोलो, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्ड हो गया। वैसे तो मसला नहीं, जो बात सच है वो तो सच है। अच्छा, लैटिस पार्टिकल साथ क्या इलेक्ट्रॉन है? इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। किसने बोला? पॉली स्टूडेंट प्रिंसिपल ने बोला था। प्रिंसिपल अभी बता रहे हैं। एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? एस मतलब लास्ट कितनी होगी? क्लियर? पहली क्यूरी और मैरी क्यूरी हस्बैंड वाइफ है। आइसोलेटेड अ न्यू रेडियोएक्टिव एलिमेंट विच आर कौन सा? रेडियम। दूसरा कौन सा किया था? पहला रेडियम डिस्कवर किया था, दूसरा पोलोनियम। पोलोनियम फ्रॉम पोलैंड। वही वही क्या पोलियम और पोलोनियम में फर्क नहीं? हमारा नाम चेंज कर दे तो क्या बता दिया था मैं इसकी पूरी स्टोरी। कुछ तुम नहीं थे शायद उस क्लास में। मैंने बताया था हस्बैंड वाइफ दोनों को बेटी को मिला था। बेटी थ्योरी को कहते हैं। स्टोरी पढ़ोगे तो मजा आएगा। फैराडे एक्सपेरिमेंट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ डैश। फैराडे जो था माइकल फैराडे, उसने इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का एविडेंस पेश किया था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। डिस्कवरी की थी जो उसने डब्ल्यू ग्रुप में, लेकिन उसने एक एविडेंस दिया था। सिन कोड के जो चैप्टर 3 है वो स्टार्टिंग फैराडे एक्सपेरिमेंट से होती है। फैराडे एक्सपेरिमेंट उसने इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बताया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। समझ आ गया था 11 तक? तो मसला इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। वो मैंने पीछे किया था। गैसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट डैश। किस पर? हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, टर्न ऑफ जगह। कब गैसेस लो प्रेशर पर होते हैं? बता दो। लो प्रेशर हो, हाई वोल्टेज हो, तब जाकर गैसेस कंडक्ट करते हैं। पहला लेक्चर था ये, चैप्टर 3 का। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एब्सॉर्बिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अमाउंट मैंने बताया था ये बात। अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैज द हाईएस्ट एनर्जी। किसके पास हाईएस्ट एनर्जी होगी? हाईएस्ट एनर्जी उसके पास होगी जिसके पास n + l वैल्यू ग्रेटर होगी। इसके n + l कितनी है? 3 + 2 5, इसकी 4, इसकी 3 + 1 4, इसकी 3 + 0 3। हाईएस्ट एनर्जी किसकी हो गई? फर्स्ट की हो गई, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट n + l वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ रही बात? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहला वाला हो ही नहीं, सिर्फ 3 ऑप्शन है, तो क्या करें? देन दिस विल बी द करेक्ट। n वैल्यू ज़्यादा है। यस ग्रेट, सही है। 2014 के एमसीक्यू है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैज 3 ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बिकॉज ऑफ डैश। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस वजह से? किस वजह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हुंड की वजह से आते हैं। अगर हुंड अप्लाई नहीं हो तो सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा ही है। हुंड की वजह से ऐसा होता है ना। नाइट्रोजन है 7 है, 1s2 2s2 2ph 2py 2pz 3 लगाने हैं। अगर हुंड नहीं होता तो ऐसे लगाते हैं, 1 अनपेयर्ड आता है। और हुंड की वजह से कैसे लगाते हैं? इसमें लगाते सिंगल पहले तो हुंड की वजह से फास्फोरस का जो निकालोगे सेम ग्रुप का है ना बच्चे, तो वही आ जाएगा। दूसरा भी आखिरी में आ जाएगा। सेम कर रहा है, ठीक है। बहुत अंडरस्टूड बात है। Which of the following best describes the emission spectrum of atomic hydrogen? इनमें से कौन सी चीज बेस्ट डिस्क्राइब करती है एटॉमिक हाइड्रोजन में से जब स्पेक्ट्रा निकलते हैं एमिशन वाला? एमिशन स्पेक्ट्रा मैंने बताया था, 2 तरह के स्पेक्ट्रा, एमिशन एब्जॉर्प्शन। एमिशन जिसमें कलर आ रहा होता है। A discrete series of lines of equal intensity and equally spaced and with respect to wavelength, a series of only 4 lines, a continuous emission of radiation of all frequency. Several discrete series of lines with both intensity and spacing between lines decreasing in the wave number increases with each series. देखो यहाँ पर ठीक क्यों हो गया? जब हम लाइन स्पेक्ट्रा लेते हैं ना तो वो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। शुरू में दूर होते हैं, आगे जाकर क्या होता है? करीब वाला छोड़ देते हैं। Intensity and spacings between lines decreasing as the wave number increases. लाइन बार दूर होते हैं। तब ना देखो एक है हमारे पास यूवी रीजन में
एक है हमारे पास विजिबल रीजन में, बाकी इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड में लाइन से दिन आ जाता है, तो करीब हो जाता है डिस्टेंस। ठीक है, ये पंजाब बोर्ड साइंस पोजीशन बोर्ड में नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द वैल्यूज ऑफ n equal to 2, l equal to 1 and s equal to plus half in the configuration 1s2 2s2 और 2p पर क्या है जाएगा उनको, चलिए 1s2 2s2 2p3, चलो देख लेते हैं। सवाल बड़ा अजीब सा करते देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन के पास ये वैल्यूज होंगी n equal to 2 l equal to 1 2p3, तो n equal to 2 कहाँ पर है, इन दोनों पर n equal to 2 है पक्का 100%, l equal to 1 दोनों में से कहाँ पर है, p पर, और s equal to प्लस हाफ कितने में होगा, देखो p है, p को ब्रेक करेंगे px py pc, पहले लगता है प्लस हाफ वाला, तो तीनों यहाँ पर हमारे पास कौन से हो गए, प्लस हाफ वाले, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन टोटल ऐसे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इस कन्फिगरेशन में होंगे, जिनकी l वैल्यू 2 होगी, l वैल्यू 1 होगी और स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू प्लस हाफ होगी, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, अगला जो आता है वो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। थोड़ा सा टिपिकल था, अच्छा एमसीक्यू, थोड़ा सोचना पड़ा एमसीक्यू ऐसे, डायरेक्ट बोल दिया अल्फा रेज डाइस चार्ज, क्या पता पॉजिटिव चार्ज अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही स्टेटमेंट बताने, गलत नहीं। फैराडे एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है भाई, सही बात है, बिल्कुल 100% है। क्रूज ट्यूब एक्सपेरिमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रेजेंस इन द एटम, सब सारे सही हो जाएंगे इसका मतलब। रेडियोएक्टिविटी कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चैडविक एक्सपेरिमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑल ऑफ दिस। इन एन एटम बाय नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम ऑफ 4 क्वांटम नंबर, सेम है पॉली से पहले भी आ गई। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन, देखो बेटा आयरन का होता है 56 तो उसका मास नंबर होता है, गिवन ये तो मसला नहीं है। देखो साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस, याद है तो वीडियोस देखता है, उसको पता है कि मेरी ट्रिक क्या है। साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस, कॉपरेट नहीं कॉपरेट नहीं, फर्स्ट सीरीज एक होती है, मैंने शायद प्रोडक्टिविटी लेक्चर फर्स्ट क्लास में दिया होगा, आई डोंट नो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर पीरियोडिक टेबल का एक लेक्चर कोई भी देख लेना, तमाम लेक्चर मैंने 4-5 किस्म के पीरियोडिक टेबल के लेक्चर डाले हुए अलग अलग तरह के, छोटे बड़े, हाँ 10-15 मिनट वाले, आधे घंटे वाले, 1.5 घंटे वाले, सब डाले। अगर आपको अगर टाइम का में कोई कम लेंथ वाला लेक्चर देख लेना, सब में मैंने ट्रिक्स बताई, याद कैसे करना, जो मेरे पुराने स्टूडेंट को पता होगा। साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस, कॉपरेट नहीं कॉपरेट नहीं, ये होता है फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो 21 से शुरू होता है ये, 22, 23, 24, 25, 26 हो गया। अब 26 के लास्ट लगा देना, इसको फिल्म हो जाएगी, फिल्म मैं कर नहीं रहा, ठीक है ना, लिखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो कर लोगे, 1s2 2s2 3s2 3s2 ऐसे ही पता है आप 4s2 पे आएंगे, 20 तक हो गया होगा, इसके बाद 3d पे क्या लगाना पड़ेगा, 6 4 है, अच्छा ये रिवर्स लिखा हुआ है 4s2 3d6, ये वाला सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की एमसीक्यू से बड़ा आसान है। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन a shell n can accommodate in the given by dash, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक शेल में कितने होते हैं कैसे पता लगेगा, किस फॉर्मूले से, 2r² से पता लगता है। ये किसने बताया था ये फॉर्मूला, किस साइंटिस्ट ने बताया था, बोहर ने बताया था, बोहर फॉर्मूला 2r² से एंड में क्या देंगे, शेल का नंबर डालेंगे, फर्स्ट शेल में 2 आ जाएगा, सेकंड में 8 आ जाएगा, सब शेल में निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला, n² से नंबर ऑफ सब शेल्स पता लगेगा। हर s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, b में कितने आ रहे हैं, d में कितने आ रहे हैं, f में कितने आ रहे हैं, इसमें वैसे हमें पता है 2 आते हैं, 6 आते हैं, 10 आते हैं, 14 आते हैं, कैसे पता लगेगा, नहीं बता सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, यार कोई नहीं बता सकता, पूरी क्लास बोलेंगे 2 × 2l + 1 दिस इज द फॉर्मूला। एल में एजिमुथल क्वांटम नंबर आएगा, जैसे एल 0 रख दो तो 2 × 0 + 1 2 आ गए, यहाँ पर क्या रख दो, एल वैल्यू की कितनी होती है, 1 होती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 + 1 हो जाएगा 2 × 3 6 आ गए, यहाँ पर 2 × 2l + 1 तो एल 3 के लिए 3 हो जाती है, 2l + 1 कितना हो गया, 2 × 6 + 7 सॉरी यहाँ पर 3 × 2 होती है,
यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2⁴ + 5 10 आ गया और यहाँ 14 आ जाएगा। सही है। तो इस फॉर्मूले से क्या बताते हैं सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या है शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। शेल और सब शेल में फर्क होता है ना। K11 सब शेल है और SPDF सब शेल, शेल के अंदर सब शेल होते हैं। ऐसे ही द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट का निकालना है भाई n² मल्टीप्लाई का 0.529 निकल जाएगा 2 का स्क्वायर का 2.5 2.5 हो जाएगा भाई। तो मसला भविष्य दोनों साथ आ गए। तो पता नहीं क्या है आइसोटोप्स डिफर है। आइसोटोप्स क्यों भाई हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है प्रोटियम प्लूटियम ट्रिटियम। क्या चीज़ अलग होती है जिसके न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं न्यूट्रॉन नंबर। नेक्स्ट है व्हेन हु ऑब्जर्व रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट। रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना सबसे पहले किसने बताया था हेनरी बेकेरेल ने। हेनरी बेकेरेल इज आंसर। व्हिच रूल इज वायलेटेड इन दिस 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 sorry 1s2 2s2 2p6 3p6 4s2 कौन सा रूल वायलेट होगा यार नीचे छोड़ दो एस एस बी देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एक गायब हो रहा है बिग से और वो आ जाएगा फर्स्ट। An electron can use excitation energy in the term of all of the following except dash। देखो क्या लिखा हुआ है फॉस्फोरस। तो मैं क्या छोड़ दो इसको जो इतना टाइम है बहुत सारा। हाइड्रोजन has ground state energy and dash energy इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब निकालेंगे मैंने आपको किलो जूल से बताया था हाँ माइनस का 13.6। एज़िमुथल क्वांटम नंबर शोज डैश क्या बताता है आपको एज़िमुथल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 देन द सर्टेनिटी इन मोमेंटम इज डैश। देखो कल बताया था सर्टेनिटी का एक चीज पे अगर आप सर्टेन हो जाएंगे दूसरे पे अनसर्टेन होना पड़ेगा। दो चीजें हैं मोमेंटम है पोजीशन है। अगर आप एक तरफ मिसाल के पोजीशन पे अगर आपकी सर्टेनिटी 0 हो गई 100% करेक्ट हो गए तो अगर उस पोजीशन पे तो मोमेंटम पे 100% डाउन हो जाए तो इनफाइनाइट उसकी हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर एक तरफ अनसर्टेनिटी 0 हो जाए तो दूसरी तरफ इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा क्योंकि दो एक वक्त में दोनों चीज़ें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर 100% किसी पे अगर आप सर्टेन हो गए ना तो दूसरी चीज़ पर 100% इनफाइनेटली तक आपको अनसर्टेन होना पड़ेगा। द फिनोमेना इन विच सर्टेन एलिमेंट्स एमिट इनविजिबल रेडिएशन। कौन सा फिनोमेना है जब अल्फा बीटा रेज निकलते हैं तो क्या कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। द न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय डैश सिंपल जेम्स चैडविक। ठीक है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1911 हेनरी मोसले यूज्ड एक्सरे फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ डैश। एक्सरे के थ्रू क्या मालूम क्या करता है हेनरी मोसले ने नाम बताया था मैंने याद रखो कल मोसले ने क्या किया था एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है अच्छा इसमें टाइम देखो